हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर नंबर है वो चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 6 की आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है क्योंकि उसमें 10 चैप्टर थे। हम लोगों ने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो क्लासेस चल रही हैं ये क्लास 7 की हिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 6 है। सीटेट की क्लास है, ये डेली आपको 5 बजे मिलती हैं और जो 3 बजे क्लास मिलती है वो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होती है, क्योंकि इसमें हम लोग सीडीपी, हिंदी, ईवीएस ये सब्जेक्टें कवर कर रहे हैं। आपको जो 2 बजे क्लास मिलती है वो बीपीएससी की क्लासेस होती है, उसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी सीटेट की क्लासें आपको डेली सोशल साइंस की 5 बजे मिलती है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग कवर करने वाले हैं। ऐसे ही जब सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में हम लोग जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर जो 3 है, दिल्ली 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बारे में बताया गया है, जो दिल्ली में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें। बाकी आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती है, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। सीटेट की क्लासें आपको सारी एनसीईआरटी पे ही आधारित मिलती हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि सीटेट जो है एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं जो 12वीं से लेकर के मतलब 12वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी के बीच में जो भी कार्यकाल रहा दिल्ली में, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह से यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना, यानी जो दिल्ली था वो महत्वपूर्ण शहर जो है 12वीं शताब्दी में बना। आगे चलते हैं। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था, यानी तोमर जो थे को अजमेर के जो चौहान लोग रहते थे उनको इन्होंने परास्त कर दिया था। तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस समय बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। आगे चलते हैं। जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। देखिए, सीटेट का जो है पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 का रिजल्ट बहुत ज़्यादा डाउन आता है। इस बार भी जो आपका जनवरी में एग्जाम हुआ था उसमें 8% सिर्फ ही पास हुए हैं पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 का जो रिजल्ट है बहुत डाउन गया। काफ़ी कैंडिडेट मेहनत भी करते हैं तभी उनका 1 या 2 नंबर से रह जाता है। मेन इसका जो कारण है यही है कि वो लोग एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी आप थ्योरी पढ़िए, एनसीईआरटी जो थ्योरी है क्लास 6, 7, 8 की आप अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर प्रीवियस के क्वेश्चन करिए और प्रैक्टिस इनफ करिए। यानी अब जब आपके पास लास्ट 1 मंथ बचे तो डेली आप प्रैक्टिस करिए, तब आप जाके सोशल साइंस पेपर 2 क्लियर कर पाओगे, क्योंकि सोशल साइंस काफ़ी जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए इसको कवर करने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप लोग स्टार्टिंग में पहले थ्योरी करिए। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हम पहले क्वेश्चन करते हैं तो हमको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फिर लास्ट में हम थ्योरी कर लेंगे। लास्ट में थ्योरी कोई नहीं कर पाता, क्योंकि पेपर नज़दीक आ जाता है, उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करने लगते हैं फिर से। लेकिन इसका मतलब जो मेन अच्छा रास्ता ये होता है कि पहले आप थ्योरी करिए, जब आपके पास लास्ट में 1 महीना बचे तब आप प्रीवियस के क्वेश्चन करिए। उससे ये रहेगा कि क्वेश्चन आपको समझ में लास्ट में आएंगे। जब आप थ्योरी कर लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो इसलिए पेपर 2 का रिजल्ट बहुत ज़्यादा डाउन जाता है, क्योंकि हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ मतलब क्वेश्चन करना चाहते हैं। थ्योरी पढ़ोगे तभी आपका सीटेट जो है पेपर 2 क्लियर हो पाएगा। आगे चलते हैं। मंदिरों का निर्माण करवाया। यह देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। यानी जो देहलीवाल सिक्के थे वो यहीं ढाले जाते थे और काफ़ी उस टाइम प्रचलन में भी थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके बाद दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत से क्षेत्र पर फैला हुआ था। आगे चलते हैं। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। आगे चलते हैं। तो ये जो तालिका 1 है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपका है, ये यहाँ पे तालिका 1 बनी। अभी हम लोग इसका टाइम पीरियड देख लेंगे। आगे चलते हैं।
जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 में को देखकर देहली ए कुहाना, सिरी और जहांपना को पहचानिए। तो ये जो आपका दिया गया है यहाँ पे, ये यहाँ पे लोग देख सकते हैं, ये फिरोजाबाद है, ठीक है, फिरोज शाह, कोटला, ये सारा आपका इसमें दिया गया है। यानी जो पुराने टाइम में जैसा दिल्ली में कहाँ पे लोग रहते थे, मतलब कहाँ का क्या था, उस हिसाब से उस मानचित्र में गिवन है। आगे चलते हैं, दिल्ली के शासन देख लेते हैं। टाइम पीरियड इस तरफ दिया है, प्रारंभिक 12वीं सदी का है। जो आपका तोमर था वो आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी 1165 का है, इनका टाइम पीरियड रहा। आगे चलते हैं, अनंगपाल जो थे इनका 1130 से लेकर के 1145 तक रहा। चौहान जो थे 1165 से 1192, ये याद रखिएगा टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है इन्होंने कब तक शासन किया, तो 1175 से लेकर 1192 तक। प्रारंभिक जो तुर्की शासक रहे 1206 से इनका जो है कार्यकाल रहा 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे 1210 से लेकर 1236 तक रहा। रजिया जो रही हैं इन्होंने जो शासन किया 1236 से लेकर के 1240 तक किया। गयासुद्दीन बलबन जो थे 1166 से लेकर 1187 तक। आपका जो रजिया है ये पूछ लिया जाता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में पहली ये महिला बनी थी जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब चलते हम लोग खिजली वंश देख लेते हैं। खिजली वंश जो प्रारंभ हुआ 12 से लेकर 90 तक, 1230 1320 तक रहा, ठीक है। तो ये आप लोग टाइम पीरियड यहाँ ध्यान रखिएगा। जो थे जलाउद्दीन खिजली थे 1290 से लेकर के 1296 तक, यानी इन्होंने 6 साल तक ही शासन किया। अलाउद्दीन खिजली जो थे 1296 से लेकर 1316 तक रहे। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है आपका तुगलक वंश, और तुगलक वंश के अंतर्गत जो है आपका 1320 से लेकर 1414 तक रहा। गयासुद्दीन जो तुगलक रहे इनका जो टाइम पीरियड रहा 1320 से लेकर 1324 तक रहा। मोहम्मद तुगलक जो रहे 1324 से लेकर 1351 तक रहा, ठीक है। फिरोज शाह जो तुगलक थे 1351 से लेकर 1388 रहा। फिर आता है आपका सैयद वंश, क्योंकि तुगलक वंश के बाद आपका सैयद वंश हुआ। उसमें जो खिज्र खान थे उनका 1400 लेकर के 1421 तक रहा। लोधी वंश जो आता है, बलहोल लोधी इसमें शासक किए हैं 1451 से लेकर 1489 तक रहा। तो ये जो आप मतलब जो ये देखें सारणी, इससे ये होता है, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि जो दिल्ली में शासन जिन लोगों ने किया तो कैसे कैसे। सबसे पहले जो आपके आए राजपूत वंश के जो थे तोमर ने शासन किया दिल्ली पर। उसके बाद आपके आए चौहान, चौहान के बाद आए प्रारंभिक तुर्की शासक। ये कभी कभी सिक्वेंस में पूछ लेगा ऑप्शन, मतलब ये दिए होंगे फिर आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा सिक्वेंस में कि मतलब कौन कौन राजधानी मतलब दिल्ली पे शासन करता गया, यानी पहले किसने किया, तोमर ने, फिर चौहान ने। तो ये ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा कर ही पूछे जाते हैं, तभी क्वेश्चन टफ बन पाते हैं। वरना ऐसे अगर पूछ लिया जाए खिजली वंश का टाइम पीरियड कितना है तो सभी बता देंगे, लेकिन सीक्वेंस में वहाँ पे दिक्कत होती, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी नहीं होती, सीक्वेंस में लगाने में समस्या होती, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यही पूछने का तरीका है जो पेपर टफ बन रहा है। आगे चलते हैं, जैसे खिजली वंश हुआ उसके बाद किसने शासन किया, तुगलक वंश आ गया। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आ गया, सैयद वंश के बाद लोधी वंश आ गया। तो ऐसे सीक्वेंस में पूछ लेता है आपसे, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सुल्तानों के अधीन दिल्ली, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इतिहास तारीख मतलब एक वचन है, तारीख जो है आपका बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी गए थे, यानी जो मतलब उस टाइम जो शासन कर रहे थे उसको जो भाषा थी वो फारसी भाषा में लिखी गई थी। तारीख जो है ये आपका फारसी लैंग्वेज है, मतलब फारसी भाषा में लिखा गया है। तारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। यानी उस टाइम जो घटनाएं घटित होती थी उसका भी वो वर्णन करते थे, वो भी लिखते थे, और साथ ही साथ प्रशासन जो मतलब करते थे, जो शासन करते थे उस टाइम पीरियड में, उनको सलाह भी देते थे जहाँ पे आवश्यकता होती थी। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। आगे चलते हैं, न्याय चक्र देख लेते हैं हम लोग। 13वीं सदी के इतिहासकार फर्क ए मुदब्बिर ने लिखा था,
राजा का काम मतलब सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। ये स्टेटमेंट कभी-कभी पूछ ले मतलब लिख देगा और फिर कहेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो जब तक आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी आप कहाँ से कर पाओगे? इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सोशल साइंस अगर आपको कवर करनी है, यानी पेपर 2 अगर आपको क्लियर करना है, थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? फिर हम लोग आगे देखते हैं, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, यानी जो सैनिक थे वो वेतन के बिना नहीं जी सकते। किसानों से एकत्रित किए गए मतलब राजस्व से मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? आपके फ़ख ए मुदब्बिर ने दिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये स्टेटमेंट अगर दे दिया जाए, पूछा जाए किसने दिया, तो जब आपने थ्योरी अगर पढ़ी होगी, बुक पढ़ी है तो आप बता लोगे, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये कुछ और बातें ध्यान में रखिए। तारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते होंगे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। यानी जब वो उस टाइम वो लिखते थे तो ये कोशिश करते थे कि जो राजा हैं वहाँ पे जो शासन करते हैं उनसे हमें बहुत सारा इनाम मिल सके। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों में सारे लोग सहमत नहीं होते थे। आगे चलते हैं, अब आपका जो लिंग भेद है ये मतलब इसका क्या ये क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं साइड में। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ऐसा माना जाता है जो स्त्रियां हैं स्त्री जो मतलब पुरुष हैं स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ माने जाते हैं। आगे चलते हैं, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो रजिया थी वो सिंहासन पर कब वो बैठी, तो 1236 ईस्वी में बैठी। आगे चलते हैं, उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाई से अधिक योग्य और सक्षम थी। यानी जो उनके भाई थे उनसे भी ज्यादा वो योग्य थी कि वो राज्य संभाल सके, इसलिए वो शासन करने लगी 1236 ईस्वी में। डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे, यानी क्योंकि वो लड़की थी इसलिए पुराने टाइम में लड़कियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता था। तो वो ये नहीं स्वीकार कर पाते थे कि ये स्त्री होते हुए भी शासन करेंगी, लेकिन हाँ योग्य थी वो ये मानते थे। आगे चलते हैं, दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से जो प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। यानी जब 1240 आया, क्योंकि उन्होंने 4 साल ही जो है शासन किया, उसके बाद सबने इनको हटा दिया। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार क्या रहे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मिन्हाज ए सिराज का मतलब सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। यानी इनका मानना ये था कि जो मतलब भगवान मतलब जो ईश्वर ने बनाया है तो जो स्त्री है वो पुरुष के अधीन होनी चाहिए। इसीलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी जो थी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया, अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। यानी वो जो अभिलेख लिखवाया उसमें उन्होंने जो अपना नाम था वो पुरुष के रूप में लिखवा दिया, जिसमें लोग ये भ्रम में रहें कि वो लड़की है, रानी है या फिर वो राजा है, क्योंकि मतलब स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, उनका नाम दीदी से मतलब निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह संदेह भरा संबोध दिया होगा। आगे चलते हैं, यानी जो मिन्हाज थे ये सोचते थे कि जो स्त्री है वो मतलब शासन नहीं कर सकती, बट हाँ ये समझते थे कि जो रजिया वो शासन करने के योग्य थी क्योंकि वो कुशल थी, बट वो शासन कैसे करेंगी क्योंकि वो स्त्रीवान मतलब ये स्त्री थी। आगे चलते हैं,
खिजली और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीकी से एक नज़र, यानी जो खिजली और तुगलक वंश का प्रशासन रहा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे एक विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था, यानी जो गुलाम लोग थे उसको फारसी में क्या कहते थे, बंदगाह कहते थे। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तथा इनके सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, यानी जो सैनिक होते थे वो इन लोगों की सेवा करने के लिए खरीदते थे। उन्हें राजा के कुछ बहुत से ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। आगे चलते हैं हम लोग। बेटों से बढ़कर जो है गुलाम। आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ हम लोग चलते हैं। खिजली तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। आगे चलते हैं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वे तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी एक शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। यानी जो राजा लोग थे सिंहासन पर बैठते थे तो वो जो पुराने सूबेदार होते थे उनके बीच टकराहट यानी बातचीत जो थी वो शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबले के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। अब हम लोग चलते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, फिरोज हज्जम नामक नाई, मनका तबख नामक बावर्ची और लठका तथा पीरा नामक मालिकों को ऊंचे प्रशासन पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में लिखा है, उदाहरणों के रूप में किया है। अब चलते हैं हम लोग आगे। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिजली और तुगलक, क्योंकि हम लोग खिजली और तुगलक का जो शासन काल रहा उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाए, यानी जो सेना लोग रहते थे जो सूबेदारों ने उनको नियुक्त किया था उसको क्या कहते थे, उसको इक्ता कहते थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार या मुक्ति कहलाते थे, यानी जो उनको संभालते थे उनकी देखभाल करते थे उनको जो क्या कहते थे, इक्तेदार या मुक्ति कहते थे। मुक्ति का फर्ज है या सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी जो थे तनख्वाह देते थे, क्योंकि जो वसूली करते थे, जो कर लेते थे, उसी से वो जो सेना थी उसको तनख्वाह देते रहते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। यानी ये नहीं था कि वंशानुगत वो चलता था, ऐसा नहीं। थोड़े टाइम एक व्यक्ति रहता था, उसके बाद बदल दिया जाता था तो दूसरा व्यक्ति आ जाता था शासन करने देखभाल करने के लिए। आगे चलते हैं। उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिलते थे, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था, यानी बदल दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिजली और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोग द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम ही हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्ति किए जाते थे। इस बात पर ध्यान
मतलब इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और यह तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। यानी ये नहीं था कि ज़्यादा वो कर वसूल लें, इस पे भी ध्यान दिया जाता था और बाकी जितने सैनिक रखने की आवश्यकता थी उतने ही सैनिक रखे, ये नहीं कि वो ज़्यादा सैनिक रख लें। तो ये सब ध्यान दी जाती थी बातों पर। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि और स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकाने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। आगे चलते हैं। आगे स्थानीय सामंतों से कर लगान का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया कि यानी आप भी कर चुकाइए। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्माण और वसूली अधिकारी के रूप में सुल्तान की नौकरी करने लगे, मतलब सल्तनत जो था उसकी नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। जब उस टाइम जो दिल्ली सल्तनत था वहाँ पे जो कर वसूले जाते थे तो 3 तरीके के थे। कौन कौन से थे? कृषि पर ये कर हमेशा हर मतलब आपको देखने को मिलेगा, जो भी काल रहा हो, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, यानी 50% ये लोग ले लेते थे। तो उस टाइम जो लोग थे उनके पास आधा ही बचता था। मवेशियों पर तथा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधीन मतलब अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के आगे चलते हैं मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी थे और मोहम्मद तुगलक थे तो जोर जबरदस्ती करके लोगों पर अपना अधिकार कर लेते थे, लेकिन जब आप जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार करोगे तो वो कुछ ही टाइम तक रहेगा। तो इनका जो अधिकार था वो कुछ ही टाइम तक रहता था, उसके बाद समाप्त हो जाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी, इसके बारे में दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस अक्सियाना पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में ही दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इस विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भरी चुनौती थी, यानी क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सेना थी। अब चलते हैं हम लोग 15वीं से तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया गया है तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। आगे चलते हैं। इस काल में स्थायी राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे, यानी कुछ ऐसे स्थापित राज्य थे जो छोटे थे पर वो शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चलता था। यानी कम लोग थे तो अच्छे से वो शासन कर पाते थे और खुशहाल रहते थे। शेर शाह सूर ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंध के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजस्व स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके शासन ने
अलाउद्दीन खिजली वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। यानी जब अकबर का जो टाइम पीरियड रहा वो 1556 से लेकर 1605 तक रहा, तो इन्होंने जो शासन किया, जो व्यवस्था थी, वो शेर शाह की जो व्यवस्था रही शासन के दौरान, वही इन्होंने भी अपनाया जो अकबर थे। तो ये चैप्टर था आज का, यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में दिया गया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो हर बार आता है, ये पिछली बार भी आया हुआ था, और वहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि हमको ये नहीं समझ में आता कि पहले किसका शासक रहा, उसके बाद कौन सा शासन, मतलब किसने शासन किया। तो ये जो तालिका है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे पहले जो थे आपके कौन आए, मतलब किसका शासन रहा दिल्ली पर, तोमर, फिर चौहान, फिर प्रारंभिक तुर्की शासक आए, फिर खिजली वंश आया। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में ऐसे ऐसे, जैसे आप मान लीजिए लिखा होगा तोमर, फिर आपका होगा चौहान, ठीक है, फिर आपका होगा तुर्की, ऐसे दिया होगा और ये सीक्वेंस में लिखा होगा। बट कहीं आपको दूसरा ऑप्शन ऐसे मिल जाएगा जिससे पहले लिखा होगा तुर्की शासन, मतलब तुर्की शासक, फिर आपका हो जाएगा खिजली, फिर आपका लिख देंगे तोमर। तो ये आपका गड़बड़ हो गया। आपको सीक्वेंस में पूछेगा तो आप लोग जब ये आपको पता होगा कि हाँ किसके बाद कौन सा शासक रहा, मतलब किसने कौन सा वंश ने शासक किया उस पे दिल्ली पे, तो आप कर लोगे वहां पे, क्योंकि सीक्वेंस में पूछेगा। और फिर जो ऑप्शन दिए होंगे, एक आपका सीक्वेंस में ही लिखा होगा, बट दो तीन ऑप्शन होंगे उसमें आगे पीछे लिखा होगा। तो आपने जब सीक्वेंस में पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो वहां पे गड़बड़ी होगी। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। क्वेश्चन देखिए, सिलेबस सेम है, चैप्टर वही है, आज भी सीटेट ने अपना सिलेबस चेंज नहीं किया है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। अभी यही जो क्वेश्चन था, अगर आपसे पूछ लिया जाता चौहान का जो है टाइम पीरियड कितना रहा, तो आप बता ले जाओगे 1165 से लेकर 1192, आप ये रट सकते हो। लेकिन जो ये है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और चारों ऑप्शन 4 तरीके के होंगे, फिर वहां पे दिक्कत होगी, आपको फिर समझने में समस्या आएगी। इसलिए आपको रटना नहीं, आपको समझना है। जब आप समझोगे, देखो हिस्ट्री जो होती है बहुत अच्छी लगती है जब आप उसको कहानी के रूप में समझोगे, आप अच्छे से समझोगे उसको, तभी। ये रटोगे तो रटने से याद नहीं होगा, बट हाँ अगर आप समझोगे तो समझ के आप लोग कर लोगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 था। क्लास 7th की ये हिस्ट्री चल रही है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 3 आज के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया, कल हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ऐसे ही करके हम लोग सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। जो आपको कल की वीडियो मिलेगी 2 बजे बीपीएससी की, उसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जो आपका टियरी 1 में हुआ था। तो कल की वीडियो को भी बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अच्छे से हम लोग मतलब क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस के, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो फाइनली डेट आ चुकी है। आपका जो एग्ज़ाम है 10 से लेकर 12 जून तक होगा, क्योंकि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सारे एग्ज़ाम होने हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो चुका है। इसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी वीडियो जाके देखिएगा, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बाकी आपका टियरी 4 जो है उसकी भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो वो भी जाके उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट पेपर 2 बहुत लोगों का रह जाता है। बहुत मेहनत आप लोग करते हैं, तभी 1 या 2 नंबर से रह जाता है, क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है। आप थ्योरी पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चन लगाइए, आपका पेपर 2 भी क्लियर हो जाएगा। जो सीटेट ने आंकड़ा दिया है उसमें 8% ही जो है आपका पेपर 2 क्लियर हो पाया है। इतने कैंडिडेट थे जिन्होंने पेपर, सिर्फ 8%, मतलब 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 9 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, बट उसमें से सिर्फ 8% यानी 1 लाख तक ही लोग पास हो पाते हैं। इसमें से बहुत से ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका तब भी सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीज़न है कि हम खुद पे डिपेंड, मतलब टीचर पे डिपेंड हो जाते हैं। आप खुद पे डिपेंड होइए, यानी सेल्फ स्टडी करिए, तभी आप क्लियर कर पाओगे सीटेट। क्योंकि सीटेट जो है वो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड देखता है, आपको इस लायक बनाता है कि सीटेट जो है, क्योंकि आप जब सीटेट की पढ़ाई करते हो आपको खुद ही समझ में आ रहा होता है कि हमको टीचिंग कैसे करनी है, तो आपको इस लायक बना देता है कि आप टीचिंग कैसे करोगे, बच्चों को कैसे डील करोगे, कैसे पढ़ाओगे, क्या क्या कैसा माहौल होगा।
तो ये सब सीटेट के दौरान ही होता है। ये रटने से नहीं आएगा, ये समझने से आएगा। तो आप लोग समझने पे ज़्यादा कोशिश करिए, रटने पे नहीं, तब भी आप कर पाओगे। और प्रैक्टिस भरपूर करिए, तभी आपका सीटेट क्लियर होगा। प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, ऊपर से पढ़ते पढ़ते आओगे आप नीचे भूल जाओगे। तो इसलिए पढ़ने की जो स्पीड है आपकी वो तेज़ हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको समझने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो इसलिए प्रैक्टिस भी इनफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर कर लिया है, वैसे ही मैंने उस वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया हो। तो वो वीडियो भी जाके आप जरूर देखिएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा। कल जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 4 हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।